नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए, हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। पहली जानकारी के साथ शुरू करते हैं। पहली जानकारी चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी जानकारी। हम नहीं कहेंगे कि केवल इतनी जानकारी पर्याप्त होगी, इसके बारे में जितनी जानकारी लो उतनी कम है। द ललन टॉप लगातार इस पे सर्वे कर रहा है, इस पे बहुत सारी वीडियोस वो डाल रहा है। बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, किसी भी तरीके से कनेक्शन नहीं है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने तरीके से अन्य वीडियोस को भी देख के समझे। 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना व्यक्तियों और संस्थाओं को अपनी पहचान उजागर किए बिना राजनीतिक दलों को दान देने की अनुमति देती है। भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में इस मार्ग के माध्यम से विभिन्न दलों द्वारा प्राप्त राशि का डेटा जारी कर दिया है और किस किस ने जो बॉन्ड खरीदे हैं इसका डेटा भी जारी कर दिया है, और जो भारतीय राजनीति के धन प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यदि आप में से कोई कहता है कि इसका वीडियो बनाया जाए तो हम ज़रूर एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भाजपा सरकार ने 15 मार्च को एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जिसमें भारत को इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना की मंजूरी दी गई है। यदि आप पहले भी देखें तो ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इस पे काफ़ी जोर दे रही थी सरकार, और अब फाइनली इस पर जोर तो दिया ही जा रहा है। साथ साथ में ये भी कार्य किया जा रहा है कि अलग अलग नीतियां बनाई जाएं अलग अलग राज्यों की, और अब एक व्यापक योजना को मंजूरी हाल ही में दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा डिजाइन की गई यह नीति प्रसिद्ध वैश्विक ईवी निर्माताओं से भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करना चाहती है, जो इसका मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। अलग अलग ओपिनियंस भी आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न विनियमित संस्थाओं पर लागू जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए एक प्रकटीकरण ढांचे की रूपरेखा तैयार करते हुए मसौदा दिशा निर्देशों को जारी किया है। हाल ही में इन दिशा निर्देशों का जो उद्देश्य है, हाल ही में जारी दिशा निर्देशों का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के भीतर जलवायु जोखिमों की पारदर्शिता को बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी तो नहीं, फिर भी हाँ बोला जा सकता है कि इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इसके बारे में आप डीप में ना जाएं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर देख लें, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टिंग है या फिर कहीं ना कहीं से फैक्ट बेस्ड आ सकता है। जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम के लिए क्या ये ढांचा है, बस इतना पढ़ेंगे पर्याप्त रहेगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, हाल ही में इन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी पैनोरमा का एक दशक ऐसे नाम की एक पुस्तक का अनावरण किया है। यह रिपोर्ट पिछले दशक में, ये अंग्रेजी में है पुस्तक का नाम, हिंदी में यहाँ पर अनुवादित है। यह रिपोर्ट पिछले दशक में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा तैयार की गई तकनीकी प्रगति का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। मुख्य तौर पर क्या है, बहुत शानदार, मेरे को थोड़ा सा मैंने इस बारे में पढ़ने का प्रयास किया और थोड़ी सी पुस्तक पढ़ी, समझ में आया जो तकनीकी विकास है वो बहुत शानदार ढंग से इसमें बताया गया है। ये एक बहुत शानदार रिपोर्ट है। रिपोर्ट भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को की तेजी से वृद्धि को भी स्वीकार करती है। मतलब ये बताया जा रहा है काफ़ी सारी चीज़ें जो तकनीक से जुड़ी हुई हैं और किस प्रकार देश के विकास में एक अहम भूमिका निभा रही हैं, अभी भी निभा रही हैं, और कैसे इनकी वृद्धि हुई है, कैसे विकास हुआ है, ये पूरी जानकारी है इस रिपोर्ट में। PDF पढ़ सकते हैं आप लोग, ज़रूर देखिएगा कहीं ना कहीं से ढूंढ करके, काफ़ी अच्छा लगेगा और इम्पोर्टेंट जानकारी है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। भारत और सिंगापुर ने एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत किया है। हाल ही में भारत और सिंगापुर ने आपस में समझौता किया है ना। सिंगापुर के संस्कृति, समुदाय और युवा मंत्री और दूसरे कानून मंत्री श्री एडविन टोंग SC और भारत के कानून और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा हस्ताक्षरित MOU का उद्देश्य
उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। काफ़ी अच्छी बात है। एक जो चीज़ है थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक तो ये इम्पोर्टेंट है ही जो समझौता है, दूसरे स्थान पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है थोड़ा सा अगर आप ये वाणिज्यिक विवाद के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा जो इंटरनेशनल है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग सार्वजनिक स्थानों और इमारतों में विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशिता और पहुंच बढ़ाने के लिए वास्तुकला परिषद के साथ सहयोग कर रहा है। हाल ही में वास्तुकला परिषद जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है और जो विभाग है विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण का विभाग है जो, इन दोनों ने ही आपस में सहयोग किया है। क्यों किया है? वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर हालांकि अब आने लग गया है अलग अलग जगहों पर, लेकिन इसका उद्देश्य है कि हर सार्वजनिक स्थान इमारत विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल हो, उनके लिए फ़ायदेमंद हो या सुगम हो, है ना। यह साझेदारी वास्तुशिल्प प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है और इसका उद्देश्य दिव्यांग जनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइनिंग वातावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी ये, हालांकि अंतिम जानकारी थी। काफ़ी जानकारी देने का प्रयास किया गया। कोई भी सजेशन, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, कभी भी आप किसी भी समय कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंटरनेट है आपके पास, इंटरनेट की सहायता लीजिए। अगर कभी भी आपको आवश्यकता पड़े 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करने का पूरा प्रयास किया जाता है। बाकी अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अपन मिलते हैं ढेर सारे वीडियोज़ के साथ किसी एक और अगले वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।